Hello, once again, good afternoon, all of you. In the pediatric portion, in the morning session, we started with the new system, the gastrointestinal disorders in the children's. In the last classes, we discussing about the nursing management of the children's disorders. ठीक है, चिल्ड्रंस के अंदर जो ऐसे सिस्टमेटिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनसे रिलेटेड हम डिस्कशन जो यूनिट नंबर 5 के अंदर हम कर रहे थे। ऑलरेडी हमारा जो कार्डियोवास्कुलर जो डिसऑर्डर्स है उसके अंदर हमने कंप्लीटेड कर दिया है। तो इसी के साथ में हमने दूसरा सिस्टम जो स्टार्ट किया था गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। इन दिस वी कंप्लीटेड विद द वन कंजर्वेटिव डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू द GI system disorders. Then next one, the another congenital disorders in the GI tract, that is the pyloric stenosis. ठीक है, the word heading pyloric stenosis, its introduction phase. The pyloric stenosis is combination of the two words. ठीक है, मीन्स ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एक वर्ड है पाइलोरिक एंड द सेकेंड वर्ड दैट इज द स्टेनोसिस। ठीक है, द वर्ड पाइलोरिक का मतलब द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, मीन्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जीआई ट्रैक्ट के अंदर ये स्टमक वाला पार्ट है और स्टमक का ये वाला जो एंडिंग पार्ट होता है इस पोर्शन को हम यहां से जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, इसको हम पाइलोरिक एंट्रम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मीन्स इस पार्ट को पाइलोरिक एंट्रम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बट इस कंडीशन के अंदर जो स्टेनोसिस इट मीन्स है कि नैरोइंग और द बीइंग ऑब्स्ट्रक्टेड, मीन्स ये जो पाइलोरिक एंट्रम वाला जो पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसके अंदर या तो फिर नैरोइंग हो जाती है या फिर उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इसका रीजन ना कि या तो इसकी जो लेयर्स है, ठीक है, उस लेयर्स के अंदर हाइपोट्रोफी होने की वजह से ये लेयर्स है वो मोटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका जो पार्ट है वो जो कम हो जाएगा। ठीक है, इसका पार्ट है वो नैरो हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा कंडीशन नहीं हो तो इसी पोर्शन के अंदर या तो फिर कोई ट्यूमर वगैरह बन जाए, मतलब या तो फिर कोई सेल का मास मतलब जो टुकड़ा है या फिर कोई गांठ वगैरह उसके बीच में बन जाए। ठीक है, तो इस कंडीशन की वजह से भी इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है वो आ सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हाइपोट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के नाम से भी जाना जाना है। ठीक है, मीन्स इट इज एंड द कंजेनाइटल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। मीन्स ये पाइलोरिक स्टेनोसिस एक कंजेनाइटल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है। ठीक है, एज कैरेक्टराइज्ड बाय, मतलब इसके अंदर क्या होता है एज पॉइंट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, द इनिशियल मीन्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन का जो रास्ता है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, द पॉइंट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन अटैच्ड विद द स्टमक, जो स्टमक के साथ में अटैचमेंट करवाता है इंटेस्टाइन में। ठीक है, इट्स बिकम हाइपोट्रोफी। हाइपोट्रोफी इट मीन्स इसकी जो लेयर्स होती है उसका मोटा हो जाना। ठीक है, हाइपोट्रोफी का मतलब अपना साइज और शेप होता है वो एनलार्ज कर लेना। ठीक है, और स्टेनोसिस वन ऑब्स्ट्रक्टेड टू एनी सेलुलर मास, या फिर वो उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन या फिर जो नैरोइंग हो जाती है किसी जो ट्यूमर वगैरह या फिर कोई सेल का टुकड़ा उसके अंदर एक्यूमुलेटेड होने की वजह से। ठीक है, तो दिस अबाउट द पाइलोरिक स्टेनोसिस इन विच द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन नॉन एज पाइलोरिक एंट्रम। ठीक है, जो पाइलोरिक एंट्रम बिकम स्टेनोसिस इट मीन्स द नैरोइंग एंड द बीइंग ऑब्स्ट्रक्टेड। ठीक है, ओके, तो दिस अबाउट द introduction phase related to the pyloric stenosis. Okay, then next after the introduction phase related to the pyloric stenosis, then next one the etiological factors which may leads the pyloric stenosis condition.
द पाइलोरिक स्टेनोसिस कंडीशन द एग्जैक्ट कॉज इज अननोन, ठीक है, मीन्स अभी भी इस कंजेनाइटल डिसऑर्डर का जो एग्जैक्ट इसका लीडिंग कॉज क्या है, ठीक है, मीन्स एग्जैक्टली ये किसकी वजह से होती है, तो एक्चुअल में अभी तक अनआइडेंटिफाइड है कि ये एक्चुअली में किसकी वजह से होता है, ठीक है, बट एस्टिमेटेड एज मतलब इसका ये प्री जो अनुमान लगाया जाता है, ठीक है, प्री एस्टिमेटेड किया जाता है कि इसकी वजह से मे भी हो सकता है, जैसे कि हमने सेम जो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स हमने डिस्कशन किए थे, तो उसके अंदर जैसे हमने जो उसका अनुमान लगाया था सेम इसके अंदर भी प्री एस्टिमेटेड कर सकते हैं, एज लाइक जीन्स डिफॉर्मिटी मीन्स जब ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो रहा या फिर जो चिल्ड्रंस का फॉर्मेशन हो रहा था तो उसका मदर और उसके फादर के जीन्स का कॉम्बिनेशन से उस चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है, तो उस जीन्स के अंदर डिफॉर्मिटी होने की वजह से भी ये कंडीशन अराइज हो सकती है, ठीक है। Then next, elevated the prostaglandins levels, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो सब्सटेंस होता है उनका लेवल बॉडी के अंदर बढ़ने की वजह से जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है तो वो पाइलोरिक एंड्रम का जो पोर्शन होता है उसके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन का लो लेवल मेंटेन करके रखता है, ठीक है, वो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट, मैटरनल स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ठीक है, मीन्स जब ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा है, ठीक है, मीन्स चाइल्ड का जो ऑर्गन का जो फॉर्मेशन हो रहा होता है, ठीक है, तो उस टाइम से ही जब ये मैटरनल को स्ट्रेसफुल सिचुएशन मतलब मदर यदि स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर रहेगी तो पाइलोरिक स्टेनोसिस वाली कंडीशन अराइज होने का चांस हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट, इमेच्योर पाइलोरिक गैंग्लियोनिक सेल्स, ठीक है, मींस इमेच्योर मतलब पूरी तरह से यदि वेल डेवलप नहीं है, ठीक है, मींस जो नर्वस न्यूरॉन्स के द्वारा जो कंट्रोल में रहती है ये जो पाइलोरिक वाला जो पोर्शन होता है वो यदि जो नर्वस सिस्टम के द्वारा जो रेगुलेट करने के लिए जो सेल्स होती है मींस जो पेरिफेरल जो न्यूरॉन्स होते हैं उसको हम गैंग्लियंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम की जो सेल्स जिनको हम गैंग्लियंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो उन गैंग्लियंस यदि वो इन नेचर है, ठीक है, मींस जो नर्वस सिस्टम का कंट्रोल रखने वाली जो सेल्स होती है तो उस पाइलोरिक एंड्रम के अंदर यदि डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर ये पाइलोरिक स्टेनोसिस वाली कंडीशन अराइज हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट, मैटरनल लाइफ स्टाइल, ठीक है, मदर का जो लाइफ स्टाइल होता है इनडायरेक्टली जब ऑर्गेनोजेनेसिस या फिर जो मदर प्रेगनेंसी के स्टेज के अंदर है, ठीक है, तो वो ऐसी जो हार्मफुल लाइफ स्टाइल को फॉलो अप करेगी, ठीक है, तो इनडायरेक्टली उसका कहीं ना कहीं उसके बेबी के ऊपर उसका असर होता है वो पड़ता है, ठीक है, जो अभी तक हमने जो बहुत सारे जो कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स के अंदर हमने डिस्कशन किया है, ठीक है। Then next, prolong repeatedly exposure to the radiation, ठीक है, यदि मदर को रिपीटेडली जो लंबे पीरियड तक यदि प्रेगनेंसी के टाइम के ड्यूरेशन में उसको लंबे समय तक जो रिपीटेडली उसको एक्सरे के कांटेक्ट में या फिर अदर जो रेडियोलॉजिकल टेस्ट वगैरह होते हैं तो उनके एक्सपोजर में उसको लाया जाता है, ठीक है, तो इसकी वजह से भी ये बहुत सारी जो कंजेनाइटल प्रॉब्लम हो सकती है, उसी के अंदर से जो जीआई सिस्टम की पाइलोरिक स्टेनोसिस वाले कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है। Okay, so these are the factors which may leads regarding the congenital disorders, ठीक है, मीन्स congenital disorder पाइलोरिक स्टेनोसिस इन सब की वजह से में भी हो सकता है, ठीक है। Okay, then next after the etiological factors regarding the pyrotic stenosis, then next one the incident rate related to the pyrotic stenosis, ठीक है, the word heading incidence rate, it means कि पाइलोरिक स्टेनोसिस वाली जो ये कंडीशन है, ठीक है, तो इसका क्या रेशियो है, ठीक है, मतलब ये इसके केसेस वगैरह क्या इसका क्राइटेरिया रहता है, ठीक है, तो फीमेल एंड मेल रेशियो, ठीक है, मतलब फीमेल और मेल के अंदर ये सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है, तो इसका रेशियो देखा जाए तो 4/1, ठीक है, मीन्स 4 फीमेल को हो गए और उसमें से 1 मेल को होगा, ठीक है,
तो यदि उसके अंदर 5 जनों का कंपेयर किया जाए तो 4 हमको फीमेल मिलती है और उसके अंदर 1 मेल मिलता है, ठीक है। तो इसकी वजह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फीमेल आर मोर चांस, ठीक है, मतलब ये फीमेल के अंदर होने का ज्यादा उसके अंदर चांस है, क्योंकि ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है वो फीमेल के अंदर ज्यादा जो इजीली उसको अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। देन नेक्स्ट स्पेशली एज द फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, मीन्स जो प्राइमरी मदर होती है, मतलब ऐसे जो मदर जिसका जो पहली बार वो प्रेग्नेंट हुई है और उसका पहला जो चाइल्ड है, ठीक है, तो पहले बच्चे के अंदर ये जो अल्ट्रेशन होने का चांस ज्यादा होता है और वो भी जो फीमेल चाइल्ड है, ठीक है, जो फीमेल चाइल्ड है उसके अंदर होने का ज्यादा इंसिडेंट रहता है, ठीक है। तो इंसिडेंट रेट अबाउट द पाइलोरिक स्टेनोसिस आर फॉलोइंग। Then next one, the pathophysiology regarding the mechanism the baby with the pyloric stenosis, means pyloric stenosis हुआ जो बेबी है उसके अंदर उसका GI ट्रैक्ट के अंदर क्या मैकेनिज्म रहता है, ठीक है। तो these are the pathophysiology is following the stenosis of the pyloric antrum, ठीक है, means जो GI ट्रैक्ट का जो स्टमक से आगे वाला जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट जाता है, ठीक है, तो उसको पाइलोरिक एंट्रम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उसका ऑब्स्ट्रक्शन मतलब उसके अंदर स्टेनोसिस वाली कंडीशन यदि उसके अंदर है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या होगा, हाइपरट्रॉफी ऑफ द मसल्स, ठीक है, मसल्स की हाइपरट्रॉफी मींस एक सिंगल लेयर थी उसके अंदर डबल लेयर धीरे धीरे वो लेयर वो बढ़ती रहती है, ठीक है। एंड बिकम थिकन, ठीक है, और वो बहुत ही थिकन हो जाती है, मतलब बहुत ही कठोर हो जाती है, उसकी जो लेयर जो स्मूथ होती है बहुत ही सब जो म्यूकोसल होती है वो बहुत ही थिक हो जाती है, मतलब बहुत ही मोटी और बहुत ही हार्ड टाइप की हो जाती है, ठीक है। ड्यू टू द एब्सेंट और इमेच्योर न्यूरॉन सेल्स, ठीक है, और नर्व का भी कोई इसके अंदर कोई रेस्पॉन्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन या फिर उसका जो मूवमेंट होता है वो नहीं होने की वजह से धीरे धीरे वो लटकने लग जाती है, मीन्स इस टाइप की जो स्किन के अंदर या फिर उसकी जो लेयर होती है उसके अंदर बल्जिंग होने लग जाती है। बल्जिंग का मतलब कि लटकने हुए लग जाना, ऐसे लटकी हुई रहना, ठीक है। तो वो बल्जिंग होने की वजह से ऊपर वाला पोर्शन होता है वो नीचे की तरफ लटकेगा और सामने वाला वो भी बल्जिंग होने लग जाएगा, तो धीरे धीरे उस रास्ते के अंदर होगा वो ऑब्स्ट्रक्शन वो क्रिएट हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट बल्जिंग होने की वजह से नैरोइंग द लुमेन, ठीक है, मीन्स इंटेस्टाइन का जो एरिया है, ठीक है, मीन्स स्मॉल जो स्टमक को जो इंटेस्टाइन से जोड़ने वाला जो पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पाइलोरिक एंट्रीम होता है उसके अंदर नैरोइंग मतलब उसका जो रास्ता है, ल्यूमेन मतलब उसकी जो ओपनिंग है वो बहुत ही कम हो जाएगी, मतलब उसकी जो चौड़ाई जितनी नॉर्मली होनी चाहिए उतनी नहीं होगी, तो स्टमक का जो खाना है वो डाइजेस्ट होने के बाद में आगे की तरफ वो मेटाबॉलिज्म या फिर उसका एब्जॉर्प्शन होने के लिए इंटेस्टाइन में अच्छी तरह से नहीं आ पाएगा, वो स्टमक के अंदर ही उसको स्टोर रहना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टमक आउटलेट इज इंटरप्टिंग, और स्टमक का जो आउटलेट मतलब स्टमक का जो मुंह से जो खाना खाता है वो स्टमक के अंदर जाता है, वहां से थोड़ा डाइजेशन होने के बाद में आगे की तरफ इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन और उसका मेटाबॉलिज्म यूटिलाइजेशन होने के लिए वो आगे जाता है। बट इस कंडीशन के अंदर जो स्टमक से आगे की तरफ इंटेस्टाइन के द्वारा जो इसका कनेक्शन होता है उस कनेक्शन के अंदर हाइपोट्रॉफी हो रखी है, मतलब बहुत ही उसके अंदर एनलार्जमेंट की बजाय उसके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन हो रखा है, मतलब बहुत ही सिकुड़न उसके अंदर आई हुई है, ठीक है। तो रास्ता नॉर्मली ऐसा रास्ता होना चाहिए बट इसके अंदर वो सिकुड़ने की वजह से ओपनिंग है वो छोटी हो गई, ठीक है। तो इस कंडीशन की वजह से स्टमक का खाना है वो इंटेस्टाइन के अंदर आगे के प्रोसेस के लिए नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो दिस इज द मैकेनिज्म of the baby with the pyloric stenosis, मतलब पाइलोरिक स्टेनोसिस वाला बेबी के अंदर ये मैकेनिज्म रहता है, ठीक है। ओके, then next after the pathophysiology regarding the pyloric stenosis, then next one the heading the clinical manifestation of the pyloric stenosis, means the baby with the pyloric stenosis and we notice the following symptoms in it, ठीक है। मीन्स जो चिल्ड्रन जिसको पाइलोरिक स्टेनोसिस वाली कंडीशन जिसके अंदर
है, ठीक है। तो उस बेबी के अंदर ये फॉलोइंग सिम्टम्स होते हैं, वो उसको हम असेसमेंट कर सकते हैं, मतलब ये हमको फाइंडिंग हो सकते हैं, ठीक है। द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, the mainly the sign and symptoms approved by the 3Ps, ठीक है। मीन्स 3P मतलब जो 3P के द्वारा उसके जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं, ठीक है। मतलब 3P, ठीक है। मतलब फर्स्ट P1, P2, P3, मतलब P का मतलब प्रोजेक्टाइल नॉन बिलियरी वॉमिट, ठीक है। मीन्स जो पिलर्स, ठीक है, पिलरी का मतलब जो बिलिरुबिन, ठीक है, मतलब इंटेस्टाइन वाला पोर्शन के अंदर जो बिलिरुबिन का लेवल होता है वो इंटेस्टाइन के द्वारा जो लीवर के अंदर जो पोर्शन के अंदर जो बिलिरुबिन नाम का एक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। मीन्स जो बिलिरुबिन नाम का एक जो पिगमेंट जो हमारे ब्लड के अंदर जो डाइजेशन करने के लिए हेल्पफुल रहता है, वो उसका जो कनेक्शन होता है वो लीवर का और इंटेस्टाइन के द्वारा कनेक्शन रहता है, ठीक है। बट इसके अंदर जो वॉमिटिंग होगी, ठीक है, तो वो जो कंटेंट रहेगा वो स्टमक के अंदर का होगा, ठीक है। इंटेस्टाइन के अंदर जो इसके अंदर पोर्शन अभी तक बंदी है, ठीक है। तो इंटेस्टाइन का यदि पोर्शन होता तो इसके अंदर बिलियरी वॉमिटिंग होती है, मतलब जो बिलिरुबिन का कंटेंट भी इसके अंदर होता, ठीक है। बट अभी इसके अंदर नॉन बिलियस का मतलब ये होता है कि इसके अंदर स्टमक का पोर्शन ही इसके अंदर इंक्लूडेड आता है, ठीक है। मतलब जो वॉमिट के अंदर जो प्रोडक्ट बाहर निकलेगा वो ओनली वो जो स्टमक के अंदर का ही आएगा, क्योंकि इंटेस्टाइन का पार्ट हो उसके अंदर अभी तक ऑब्स्ट्रक्शन ही है, ठीक है। तो बिलिरुबिन का पोर्शन उसके अंदर नहीं होगा, ठीक है। और प्रोजेक्टाइल का मतलब होगा कि फोर्सफुली, ठीक है, मतलब फोर्सफुली जो पर हाफ एन आवर के अंदर उसको वॉमिटिंग होगी, वो भी नॉन बिलियस मतलब उसके अंदर बिलिरुबिन का कंटेंट होगा वो नहीं होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट persistently visible the peristaltis, मतलब जो persistent मतलब जो रेगुलरली जो इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट होता है, ठीक है, मतलब इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट होता है, इंटेस्टाइन होती है जो पर सेकेंड्स के अकॉर्डिंग उसका मूवमेंट वो करती रहती है, ठीक है। तो बाहर की तरफ से हम जो उसका एब्डोमेन वाला पोर्शन यदि हम उसका देखते हैं, ठीक है, तो उसी के अंदर का हमको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो इंटेस्टाइन का मूवमेंट होता है वो हमको विजिबल रेगुलरली हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट थर्ड बी का मतलब पैल्पेबल ऑयल शेप मास, ठीक है। मीन्स हमको जो उस एब्डोमेन वाले एरिया के ऊपर हमको इस एक ऑलिव नाम का जो एक प्रोडक्ट एक पार्ट होता है, तो उस ऑलिव शेप का मतलब इस शेप का हमको पार्ट जो एक टुकड़ा होता है वो हमको ऐसे फील होता है कि इस जगह के ऊपर ऐसे जो लंबा एक पोर्शन होता है, ऑलिव नाम का एक प्रोडक्ट होता है, उस ऑलिव के शेप का हमको प्रोडक्ट जो एक जो मांस का टुकड़ा हमको ऐसे ऐसे पैल्पेबल हम करते हैं, ठीक है, तो उस एरिया के अंदर हमको फील होता है, ठीक है। तो मेनली इसके सिम्टम्स होंगे वो 3P के द्वारा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन द प्रोजेक्टाइल नॉन बिलियस वॉमिटिंग, सेकंड वन द पर्सिस्टेंटली जो पेरिस्टाल्टिस जो होता है उसको विजिबल कर सकते हैं, एंड द पैल्पेबल द ऑलिव शेप मास, ठीक है। देन नेक्स्ट इसके अलावा अदर जो सिम्टम्स होते हैं उस अदर सिम्टम्स के अंदर आएगा डिक्रीज द हंगर, मतलब भूख होगी वो हमको कम लगेगी, पेट होगा वो बड़ा बड़ा सा उसके अंदर लगेगा, क्योंकि जो स्टमक के अंदर अभी जो खाना खाया हुआ है वो ही उसके अंदर धीरे धीरे उस जाने का आगे जाने का जो रास्ता है वो उसके अंदर सिकुड़न आने की वजह से जो एक साथ में जो खाना है वो इस इंटेस्टाइन के अंदर नहीं जा रहा है, थोड़ा थोड़ा बड़ी मुश्किल से प्रेशर की वजह से वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। जितना उसके अंदर जो रास्ता होना चाहिए था उतना रास्ता नहीं होने की वजह से उसके अंदर जो जाम लग गया, ठीक है। तो इसकी वजह से पेट है वो भरा भरा सा लगेगा और लगातार हमको जो टाइम टू टाइम हमको भूख आएगा उसका एहसास नहीं हो पाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इरिटेबिलिटी, मतलब एब्डोमिनल के अंदर कुछ भी डिस्कम्फर्टनेस होने की वजह से चिड़चिड़ापन होता है उस बेबी के अंदर हम नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट फेलियर टू थ्राइव, मतलब उसको प्यास लगना भी उसका कम हो जाता है, ठीक है। वेट लॉस, मतलब इनडायरेक्टली न्यूट्रिशन का यूटिलाइजेशन उसका एब्जॉर्प्शन जो इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है, बट इसके अंदर जो खाना है वो इंटेस्टाइन के अंदर आ ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से यूटिलाइजेशन नहीं होने की वजह से
जो वेट लॉस होगा, ठीक है, सेल को प्रॉपर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी, जब भी एनर्जी वगैरह नहीं मिलने की वजह से वेट होगा वो लॉस होगा, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन मतलब खाना है वो इसी जगह के ऊपर जमा हुआ रहेगा, ठीक है, तो स्टूल होगा वो इसी जगह के ऊपर बहुत ही हार्ड हो जाएगा, ठीक है, तो कब्जी वाली सिचुएशन होती है वो इसके अंदर हो सकती है, ठीक है, तो कब्जी वाला सिचुएशन हो जाएगा। देन नेक्स्ट लेथार्जी, ठीक है, लेथार्जी इट मींस उसके अंदर वीकनेस आएगी, जो न्यूट्रिएंट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने की वजह से जो सर्कुलर जो उसका सेल का एनर्जी होगी वो नहीं मिलेगी, तो बेबी को बहुत ही लेथार्जिक मतलब फटीगनेस वाली कंडीशन, बहुत ही थकान वाली कंडीशन हो सकती है, ठीक है। डिक्रीज द स्टूल, स्टूल का अमाउंट मतलब जो स्टूल जो हम बाहर निकालते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है खाने का, वो कम बनेगा। क्यों बनेगा कम? क्योंकि इसके अंदर जो स्टूल को सारा जो खाना जाने का जो रास्ता है वो बहुत ही कम हो गया, ठीक है, तो इसके अंदर कम खाना है वो डाइजेशन होने के बाद में आगे बढ़ेगा इंटेस्टाइन के अंदर, तो खाने का जो खाना का प्रोडक्टिव वही कम आया है, तो उसका स्टूल भी कम ही बनेगा, ठीक है, इसकी वजह से स्टूल है वो कम बनेगा। देन नेक्स्ट जॉन्डिस मतलब इसकी वजह से जो लीवर का जो प्रोडक्ट होता है, जो लीवर के द्वारा बिलिरुबिन का सिक्रेशन वगैरह किया जाता है, ठीक है, बट जब खाना इंटेस्टाइन के अंदर आएगा तभी उसके अंदर बिलिरुबिन का लेवल होगा वो यूटिलाइजेशन हो रखेगा, ठीक है, वरना लीवर अपना काम क्या है, लीवर का काम है बिलिरुबिन बनाना, और बेसिकली जब बिलिरुबिन होता है वो पीले रंग का होता है, ठीक है, तो पीले रंग के मतलब इंटेस्टाइन के अंदर जब भी खाना आता है तो बिलिरुबिन होता है उसको जो थोड़ा बहुत डाइजेशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, बट इस कंडीशन के अंदर आप देखिए क्या खाना है वो इंटेस्टाइन के अंदर आ पा रहा है, नहीं आ पा रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से जो लीवर के द्वारा बनाया उसका जो प्रोडक्ट होता है वो पूरा ब्लड के अंदर सर्कुलेट होता रहेगा, या फिर लीवर के अंदर ही जमा होने की वजह से पूरी बॉडी है वो पीली पड़ जाएगी, ठीक है, तो इसी कंडीशन की वजह से जो पीलिया जो रोग होता है, जॉन्डिस जिसको हम बोलते हैं, वो जॉन्डिस भी उसके अंदर होने का चांस हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट गैस्ट्रिक हेमरेज, ठीक है, मतलब जो जीआई ट्रैक्ट के अंदर ब्लीडिंग होने का चांस भी उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, ठीक है, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस इट मींस द मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होने का रीजन आप देखिए कि नेक्स्ट इसी के अंदर जैसे कि ये माउथ वाला पोर्शन है और ये इंटेस्टाइन वाला पोर्शन, ठीक है, तो इंटेस्टाइन के अंदर ये स्टमक वाला पोर्शन है, तो स्टमक वाले से पोर्शन से आगे वाला जो स्टमक से ऊपर वाला जो पोर्शन है वो एसिडिक नेचर का है, ठीक है, और इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है वो एल्कलाइन है, ठीक है, तो इसके अंदर आप देखिए कि उसके अंदर वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है, तो वॉमिटिंग के अंदर कौन सा जो पार्ट है वो बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर जो एसिड वाला पार्ट है वो बाहर निकल रहा है, ठीक है, मतलब वॉमिट के अंदर से जो स्टमक के अंदर जो कंटेंट है वो बाहर निकल रहा है, तो इसके अंदर जो ज्यादा बॉडी के अंदर लेवल किसका बढ़ जाएगा, एल्कलाइन का लेवल, क्योंकि ये एसिड वाला पार्ट है वो तो उल्टी के दौरान बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, एल्केलोसिस का लेवल है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, तो इसकी वजह से मेटाबॉलिक एल्केलोसिस वाली कंडीशन है वो हो जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है, इनडायरेक्टली बॉडी का जो फ्लूइड है, ठीक है, वॉमिटिंग नोजिया वॉमिटिंग होने की वजह से यहाँ पे एक तरफ तो जो बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है तो उसका जो यूटिलाइजेशन होता है वो नहीं हो रहा है, और इनडायरेक्टली जो बॉडी के अंदर जो प्रोडक्ट है वो भी उल्टी के द्वारा मतलब वॉमिट के द्वारा बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या फिर डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन है वो हो सकती है, ठीक है। Okay, so these are the clinical manifestation that we can notice in the pyloric stenosis, मतलब जिस बेबी को पाइलोरिक स्टेनोसिस वाली कंडीशन है तो उसके ना ये कॉमन सिम्टम्स है वो हम नोटिस कर सकते हैं।
Okay, then next one, after the clinical manifestation related to the pyloric stenosis, then next one, the diagnostic evaluations measures. ठीक है, मीन्स the diagnostic measures, ठीक है, मीन्स पाइलोरिक स्टेनोसिस वाले कंडीशन को एक्यूरेटली उसको कंफर्म करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ द वेरियस लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के अनुसार तो इस पाइलोरिक स्टेनोसिस वाले कंडीशन को कंफर्म करना, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बेस के ऊपर हम उसको एक्यूरेटली हम उसको कंफर्म नहीं कर सकते कि ये वाली कंडीशन ही उसके अंदर है, ठीक है, बट बाय द मेजरमेंट डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन के द्वारा इस पाइलोरिक स्टेनोसिस वाले कंडीशन को हम कंफर्मली उसको डायग्नोज कर सकते हैं, ठीक है। इसी के अंदर भी सेम एज इट इज हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है, मीन्स हिस्ट्री कलेक्शन का जो मैथड, ठीक है, उसी के अंदर उसके प्रीवियसली जिसके पास टाइम का कोई हेल्थ प्रोफाइल उसके पास में यदि अवेलेबल है, ठीक है, हेल्थ रिकॉर्ड उसके पास में यदि अवेलेबल है तो उनको प्रॉपरली असेसमेंट करने के बाद में उसको हम इंडिकेट कर सकता है कि ये प्रॉब्लम किसकी वजह से हुई है उसके अंदर, ठीक है, या फिर उसके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं मतलब उसके साथ में उसके फैमिली मेंबर्स वगैरह जो होते हैं उनसे हमको इनडायरेक्टली इंटरव्यू कंडक्ट करवा के उनसे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन होता है वो हम कंडक्ट ले सकते हैं, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट वन द फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, मीन्स थ्रू द नोटिसिंग द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब उनके साइन एंड सिम्टम्स हैड टू तो उनका इवेल्युएशन करने के साथ साथ में हम उसको कंफर्म कर सकते हैं कि ये सिम्टम्स होते हैं वो उसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है, या फिर उसकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस है तो वो आ रहे हैं तो उनको भी आइडेंटिफाई करके इस कंडीशन को हम कंफर्मली डायग्नोज कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट एब्डोमिनल एक्सरे, ठीक है, एब्डोमिनल एक्सरे मींस एब्डोमिनल का उसके अंदर डिफॉर्मिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए इमेजेस जो एक्सरे इमेजेस जो रिपोर्ट्स होती है वो उसको हम आइडेंटिफाई हम करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है, द USG स्टैंड्स फॉर द अल्ट्रासोनोग्राफी मींस सोनोग्राफी जो रेडिएशंस के द्वारा उसको रखा जाता है और एब्डोमिनल की जो इमेजेस होती है वो उसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट ब्लड टेस्ट होता है वो उसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन का टेस्ट और सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब इनडायरेक्टली सिम्टम्स के अंदर हमने देखा कि डिहाइड्रेशन होने की वजह से या फिर जो न्यूट्रिएंट्स का लेवल कम होने की वजह से वॉमिटिंग होने की वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स है जो सोडियम पोटेशियम का लेवल है वो कम हो जाता है, ठीक है, तो इसकी वजह से हमको सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स उसका कैलकुलेशन हमको उसके अंदर रिपोर्ट्स हम देखते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट एक स्पेशल उसका डायग्नोस्टिक मेजरमेंट किया जाता है द बेरियम टेस्ट बेरियम मीन एक्सरे, ठीक है, बेरियम मीन एक्सरे का मतलब, ठीक है, कि ये बेरियम मील एक्सरे का मतलब ये माउस से उसको एक प्रोडक्ट खिलाया जाता है बेरियम नाम का, ठीक है, एक बेरियम नाम का जो रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट होता है वो उसको इंजेक्शन मतलब उसको खिलाया जाता है, ठीक है, वो बेरियम नाम का जो प्रोडक्ट होता है वो यदि मुंह से खाएगा तो पूरी बॉडी के अंदर जो GI ट्रैक्ट का जो रास्ता है, ठीक है, उसके अंदर सर्कुलेट हो जाता है, ठीक है, जहां पर भी उसको ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो वहां पे जाके वो रुक जाएगा, उसी जगह के ऊपर वो नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर हम देखिए पाइलोरिक स्टेनोसिस है मींस जो पाइलोरिक एंड्रम वाला कंडीशन है उसके अंदर ये हाइपोट्रोफी हो रखी है, ठीक है, तो जो बेरियम का प्रोडक्ट हमने जो खिलाया है वो यहाँ तक इजीली हमको दिखाई देगा, ठीक है, मींस ये खिलाने के बाद में जब हम एक्सरे करेंगे तो उस पर्सन के अंदर कुछ ऐसा आएगा कि जहां पे जो बेरियम का प्रोडक्ट है वो यहाँ से जो फ्लो करता हुआ गया है, ठीक है, जहां तक वो स्टमक के तक वहां तक पहुंचा है तो वहां से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है, तो इससे हमको पता लग सकता है कि जो माउस से लेकर जो पाइलोरिक एंट्रम वाला जगह है वहां तक तो रास्ता है वो एकदम
सीधा है, मतलब वो प्रॉपरली जो जिस लेवल का होना चाहिए उतना वैसे का वैसा है वो अवेलेबल है, ठीक है। बट पाइलोरिक एंट्रम से लेकर एनएस वाला पोर्शन, उस इंटेस्टाइन वाले पोर्शन के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर हो सकती है, ठीक है। तो बेरियम का प्रोडक्ट होता है वो जहां जहां सर्कुलेट फ्लो करेगा तो उसी का एक्सरे विजुअलाइज करने के बाद में उसको हम कंफर्मेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। These about the diagnostic measure the barium mean एक्सरे, ठीक है। तो इसी डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन के द्वारा इंडिविजुअल बेबी के अंदर हम पाइलोरिक स्टेनोसिस वाली कंडीशन को हम कंफर्मेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। Okay, then next in the pyloric stenosis after the diagnostic measurement, ठीक है, मतलब उसको एक्यूरेटली कंफर्मेशन करने के बाद में इसी कंडीशन का हम मैनेजमेंट प्लानिंग करेंगे कि जिस बेबी के अंदर ये कंडीशन यदि अवेलेबल है तो उसको हमको ट्रीट करना है, उसको हैंडलिंग कैसे करना है, तो हम उसका मैनेजमेंट प्लानिंग करेंगे। बट इसी के अंदर नो एनी मेडिकल मैनेजमेंट इज अवेलेबल, मतलब इसके अंदर ऐसी कोई दवाई अवेलेबल नहीं है जिस इस रास्ते को पाइलोरिक स्टेनोसिस वाले कंडीशन को तो उसको रास्ते को ऑब्स्ट्रक्शन को हटा सके, ठीक है। तो इसी के अंदर हम सर्जिकल मैनेजमेंट के द्वारा ही इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के अंदर जो सर्जरी हम करेंगे वो सर्जरी का नाम है पाइलोरोमायोटोमी, ठीक है। पाइलोरोमायोटोमी इसी को हम रामस्टेड सर्जरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो एक सर्जन था रामस्टेड नाम का, उस रामस्टेड सर्जन जो रामस्टेड नाम का जो सर्जन था उसने ये प्रोसीजर का पाइलोरोमायोटोमी होता है वो सबसे पहले इस बेबी जो ऐसी प्रॉब्लम है पाइलोरिक स्टेनोसिस वाले बेबी के अंदर उसके अंदर एप्लीकेबल की गई थी, ठीक है। तो उसी के नाम के ऊपर एक सर्जरी का नाम हो गया रामस्टेड सर्जरी। इस सर्जरी के अंदर हम क्या करते हैं कि इस पाइलोरिक एंट्रम वाला जो पोर्शन है, ये जो ऐसी कंडीशन है पाइलोरिक स्टेनोसिस का, तो इसके अंदर जो लॉन्गिट्यूडनल मतलब जो ऐसा खड़ा, ठीक है, मतलब ऐसा तो सीधे पोर्शन के अंदर जो बड़ा हुआ जो पार्ट है, ठीक है, उसको हम कट डाउन कर लेंगे, ठीक है। पाइलोरो का मतलब जो पाइलोरिक स्टेनोसिस, ठीक है। और मायोटोमी मायो इट मींस की मसल्स का लेयर, ठीक है। तो उसके मसल को लेयर को हमको कट डाउन करना है, किसकी मसल्स को, पाइलोरिक एंट्रम की, ठीक है। जो पाइलोरिक एंट्रम की जो मसल्स की जो लेयर वो हाइपोट्रोफिक मतलब बहुत ही एनलार्जमेंट हो गई है तो उसको हमको कट डाउन कर देना, ठीक है। तो इसको यदि हम इसको कट कर देंगे, ठीक है, इस वे के अंदर हमने उसको कट कर दिया, ठीक है। और इसका ये मोटा पोर्शन है इसको हम कट डाउन कर देते हैं, ठीक है। एकदम पतला जितना नॉर्मली था उतना हम कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो रास्ता है वो वापस नॉर्मली जितना साइज के डायमीटर के अंदर था, जितना चौड़ाई के अंदर था, वैसे का वैसा सेम एज इट इज हो जाता है। जो बड़ा हुआ जो पार्ट है उसको हमने कट कर दिया, ठीक है। तो उस प्रोसीजर को सबसे पहले बताया था सर्जन रामस्टेड ने, इसी के नाम के बेस के ऊपर रामस्टेड सर्जरी या फिर इसको पाइलोरोमायोटोमी के नाम से हम इसको जाना जा सकता है, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द पाइलोरिक स्टेनोसिस। The second congenital disorders in the children belongs to the gastrointestinal system is over, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अनदर डिसऑर्डर के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।